यस प्यारे बच्चों, मेजरमेंट बाय पैरेलैक्स मेथड इज कंटिन्यू। पैरेलैक्स की मीनिंग क्लियर हो गई थी, जिसमें एक बैकग्राउंड लेनी पड़ती है मुझे बहुत दूर हो और हमारे बहुत दूर चलने पर भी वहीं के नहीं है, परंतु आसपास का ऑब्जेक्ट वो पिछड़ जाता है। यही एक शिफ्टिंग नज़र आती है हमें, यही पैरेलैक्स है। इस फंडे का यूज़ करते हुए मून की डिस्टेंस शायद हैंड डाल दी थी लास्ट वीडियो में, डिस्टेंस ऑफ मून। फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ मून, अर्थ मून। अर्थ अगर हमें पैरेलैक्स मेथड यूज़ करना है तो हमें बैकग्राउंड तो ज़रूर चाहिए, जो हमारे बहुत सारा चलने के बाद भी वहीं पे खड़ी दिखाई दे। अगर मून की डिस्टेंस मेजर करनी है तो मून हमारे आसपास का ऑब्जेक्ट हो गया, जो हम यहाँ खड़े होंगे और कई किलोमीटर दूर जाने पर हालांकि मून वहीं नज़र आएगा, पर उससे भी बहुत दूर पे स्टार इमेजिन नोटिस करेंगे तो उसको देखते हुए जरा शिफ्टिंग नज़र आएगी। मान लो कई 100 किलोमीटर दूर चले गए तो मून का प्रभाव पिछले बैकग्राउंड को देखते हुए जरूर फर्क पड़ जाएगा कुछ ना कुछ। याद हो पेन वाली बात? उस पेन को उस लाइन के ऊपर ही ले आओगे, फिर आप इस आंख से देखो या इस आंख से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने। पर पेन अगर आपके पास है और एक आंख से देखने पे वो पिछली वाली लाइन छिपी हुई है तो दूसरी आंख से देखने पे वो दिख जाएगी। ये पैरेलैक्स है। बस क्या करेंगे कि धरती पे हम 2 ऑब्जर्वेटिंग प्लेस तैयार करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस नाप लेंगे। ये तो धरती की धरती पे नापनी है, और इसके लिए एक बैकग्राउंड की तलाश करेंगे। टेलीस्कोप की मदद से एक स्टार, मान लो PQ, 2 ऑब्जर्वेटिंग प्लेसेस हैं, तंबू गाड़े में हमने, और ठीक इसके ऊपर बहुत दूर एक स्टार है। ठीक है, इतना दूर है कि हम कुछ किलोमीटर चल भी लेंगे जब भी वो हमें सिर के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे आने के बाद भी वो यही नजर आएगा। कितने स्टार दिखाई दे रहे हैं? 2 या ये एक ही है? अगर समझ चुके हो ये एक ही है तो अच्छी बात है, एक ही स्टार है। अरे मैं यहाँ खड़े होकर ऊपर किसी स्टार को देख रहा हूँ, या चलो सन को देख रहा हूँ, और 5 किलोमीटर दूर मेरा मित्र खड़ा है, वो तो ऊपर उसको सन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई दूसरे सन थोड़ी है, सन तो एक ही है। यहाँ खड़े होकर भी सिर को पड़ने जा रहा है, यहाँ खड़े होकर सिर को पड़ने जा रहा है, इसलिए ये स्टार एक ही है, दिख 2 रहे हैं। ओके, और अब इसको देखते हुए इसका एंगल, पैरेलैक्स एंगल नाप लेंगे, से थीटा हो, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली दूसरे ऑब्जर्विंग प्लेस से भी इसका एंगल एलिवेशन नाप, सॉरी एंगल ऑफ पैरेलैक्स नाप लेंगे, से थीटा। किससे? ठीक जो लाइन जा रही है उस सुदूर डिस्टेंट स्टार से, उस लाइन से नापना है। या पता चल चुका होगा कि θ1 तो ये भी θ1, रोटेटिंग एंगल θ2, तो टोटल एंगल हो गया थीटा। और अब इस चूंकि चांद मून तो डिस्टेंस बहुत बड़ी है, उसको देखते तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, 4, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे में लें या स्ट्रेट लें या ऐसे में लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो इस एंगल के लिए तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक जैसे है। ओके, ये जो एंगल आया θ1 + θ2, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको देखते हुए आर्क ये पड़ेगी PQ आर्क, इसे A कह दो, इसे B कह दो, या ऐसे कहो मत, इसे B कह दो। तो PAQ और PBQ में
अंतर भले ही पड़ जाए, पर इस हजारों लाखों किलोमीटर को देखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। अरे मून की डिस्टेंस इस बिल्डिंग के बेस से कितनी है, और छत पे जाओगे तो कितनी है, उतनी तो रहेगी। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिल्डिंग की हाइट को नेगलेक्ट कर दिया गया है। एंगल इज इक्वल टू आर पी ए क्यू आर अपॉन रेडियस एंगल एम ए या एम पी या एम क्यू, ये सब रेडियस है एम ए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ए क्यू ले लो या पी बी क्यू ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। पी बी क्यू और एम ए ले लो चाहे एम बी ले लो। आप कहोगे नहीं जी तो गहराई पे है पूछना कुछ, अरे 1 किलोमीटर बहुत गहरा गड्ढा होता बहुत बड़ी बात, पर ये तो पता नहीं कितना दूर है। भाई यहाँ से लुढ़ के 40 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से भागा भागा दूसरे कमरे में गया, अब कितना दूर है, अरे भाई अब भी 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर को देखते हुए एक रूम से दूसरे रूम की डिस्टेंस को नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी डिस्टेंस को देख, मून तक की डिस्टेंस है ना वो, को देखते हुए इसको 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। देखा धरती के अंदर 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा कभी नहीं देखा होगा यार। ओके, तो ये एंगल पैरेलैक्स मेथड से बैकग्राउंड को स्थापित करके नाप लिए गए हैं। ठीक, पी बी क्यू दो तंबू जो हमने गाड़े हुए हैं कितना दूर है एक दूसरे से, धरती के धरती पे नाप सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इन दोनों की कैलकुलेशन से एम बी धरती के सरफेस से मून कितना ऊंचा है पता लगाया जा सकता है। एम बी इक्वल टू पी बी क्यू अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको कंप्लीट कैसे करना है। हेडिंग डाल दी डिस्टेंस ऑफ मून, डायग्राम बन जाएगा, सर्वप्रथम डायग्राम बनेगा। उसके बाद 2-3 लाइन लिख के इसे लिखा। वो 2-3 लाइन क्या लिखनी है सुन लो। इन दिस मेथड टेक ए डिस्टेंट स्टार एक्स taking 2 observing places P and Q on Earth, ठीक है, and measure the parallax angle of moon with respect to distant star as shown. Then तो इन तीनों लाइन को डाल लो, कहानी समाप्त। इस तरह से मून की डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड से कंफर्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ कोई नियर स्टार हो सन को छोड़ के, डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार। जैसे ये तो हमारा सन है और ये आपका इलिप्टिकल होता है वैसे, पर अधिकांश प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर काट, तो ऐसे में दिखाना तो ऐसे चक्कर काट रहा है, तो ऐसे दिखाने के लिए ऐसे दिखाया गया है ये। ठीक है, इस तरह से तो सर्कुलर मार्ग से लेके टेढ़े में दिखाया गया है। ठीक है, और ये कोई दूसरा स्टार है एस डैश मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस में नापनी है, और ये है अर्थ जो कि सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। और अर्थ की सन से एवरेज डिस्टेंस में इस चैप्टर में बता चुका हूँ, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ये कंफर्म है। ओके, आपको क्या करना है, अगर पैरेलैक्स मेथड हमें करना क्या है, अर्थ से सन को छोड़े किसी दूसरे स्टार की डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके,
पैरेलैक्स मेथड अगर यूज करना है तो बिना बैकग्राउंड के तो संभव ही नहीं है। और बैकग्राउंड की विशेषता यह है कि अगर वो सिर के ऊपर है तो उस पोजीशन पे भी वो सिर के ऊपर नजर आए, तब जाके बीच किसी ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग के थ्रू हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड तो लेनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड लो जी। टेलीस्कोप है से बहुत दूर कोई स्टार एस डबल डैश मान, जो कि अर्थ के सन के चारों तरफ घूमने की हर पोजीशन के ऊपर वो सिर के ऊपर ही नजर आए। जब ये पूरा टाइम कितना टाइम लगती है, 1 साल, तो 6 महीने में डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे इस पोजीशन को ई डैश का तो अर्थ वही है 6 महीने बाद। पर वो जो बहुत दूर स्टार है वो तो अभी भी सिर के ऊपर नजर आएगा, वो एस डबल डैश ही है ये। ओके, यहां दूसरी पोजीशन के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि पिछले वाले आर्टिकल में दोनों प्लेस एक ही टाइम पे थी। ओके, एक ही टाइम पे नापे जाएंगे एंगल, और यहाँ पे एक एंगल नापा जाएगा किसी वक्त और दूसरा एंगल नापा जाएगा ठीक 6 माह बाद। ये अंतर है बस। और इतना दूर वाला बैकग्राउंड वाला हम स्टार लेंगे जो 6 महीने बाद क्या साल भर के हर दिन वो सिर के ऊपर ही नजर आए, इतना दूर वाला। क्योंकि बैकग्राउंड में वही लेना पड़ता है जो हमारी डिफरेंट पोजीशन पर भी हमारे सामने नजर आए, वो ना हिले, बैकग्राउंड होता है वो। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा और आपका क्या होगा, दिस दिस। ठीक है, अभी तो स्टार है बहुत दूर, इसके लिए तो एक ऐसे तीसरा ले सकते हैं इसको, ऐसे भी लोग ऐसे लोग, कोई नहीं पड़ेगा, लाखों किलोमीटर दूर को देखते हैं। ठीक, तो इसको नाप लेंगे, पहले इसको माता तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये एंगल ये हो जाएंगे θ1 θ2। ठीक है, और देखिए जरा θ1 प्लस θ2 एंगल इज इक्वल टू आर ई डैश आर का काम करेगा ना, ये आर अपॉन रेडियस, ये रेडियस है, एस डैश ई या एस डैश ई डैश, एस डैश ई एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। और एस डैश ई क्या है, अर्थ से उस दूर नियर स्टार की डिस्टेंस, एस डैश ई इज इक्वल टू ई डैश अपॉन θ1 प्लस θ2। और ई डैश क्या है, यहां से यहां तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पूरे 2a अपॉन θ1 प्लस θ2। ठीक है, यानी एंगल बढ़ नापने की देर है बस। ठीक, और आपके अर्थ से उस नियर स्टार की डिस्टेंस आपके हाथ में आ जाए। सुनिए अल्टीमेट कैसे निपटाना है इसको। इन दिस मेथड if S dash is a near star as the sun and S double dash is very distant star, ठीक है, then measure the angle very distant star because background. Now measure the angle θ1, measure the parallax angle θ1 of near star with respect to background. ठीक है, एंड आफ्टर 6 मंथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन जरूर लिखी जाएगी, एंड आफ्टर 6 मंथ न्यू पोजिशन ऑफ अर्थ इज ई डैश, ये अब ऊपर नजर आएगा, अगेन पैरेलैक्स एंगल θ2 इज मेजर। ठीक है, इफ दिस θ2 लिख देना। नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और एक 3 लाइन आपको उतार लेनी है। ठीक है, इस तरह से बाय नोइंग θ1 एंड θ2 वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार फ्रॉम आवर अर्थ। ओके, ये 2
हिस्से थे इसके, पैरेलक्स मेथड के द्वारा लंबी लंबी डिस्टेंस को मेजर करना। इस मेजरमेंट में बहुत सारे मेथड हैं, पर जितने आपको करने हैं 11th के सिलेबस में उतने बता रहा हूँ। अब आपको एक लास्ट रह गया ए और बी सी पढ़ा था ना, पैरेलक्स मेथड, डी पार्ट देखना जैसे लिखा होगा। अब वो ये डिस्टेंस, मून तक की डिस्टेंस, स्टार तक की डिस्टेंस आप स्केल से तो नाप नहीं सकते थे, एक्सपेरिमेंटल नाप है। इसी तरह से बहुत छोटी डिस्टेंस जैसे एटम का साइज, ये भी नाप नहीं सकते। लो जी स्केल लाओ, मैं अभी नापूंगा एटम, अरे एटम तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसकी डिस्टेंस भी एक्सपेरिमेंटल नापी जाती है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज करके आप एटम के साइज की परिगणना कर सकते हैं। ओके, तो द लास्ट यूज, वैसे बहुत सारे हैं पर इतने आपको 11th क्लास में करने हैं। by using Avogadro hypothesis, by Avogadro hypothesis। पहले तो एक लाइन लिख देना चाहिए। By using this hypothesis, we can calculate the size of an atom। पहले ये लिख देना, चाहो तो पॉज करना पड़ जाए अभी के भी, पहले ये लाइन लिख देना, ठीक है। पहले by using this hypothesis, the size of atom can be calculated। ओके, अगली लाइन से इस हाइपोथेसिस को समझना क्या होता है। अब समस्या यह है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं किसी को खड़े होकर पूछ ही नहीं सकता, और आप इसमें अगर खुशियाँ मना रहे हो ये हम बच गए, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरे सामने होते और आपको भले ही ना आता, पर ये खुशियाँ ना मनती कि हमारे से पूछ ही नहीं सकते, ऑनलाइन पूछ लो क्या, हमें तो नहीं आता कुछ भी। ठीक, ये दुखदायी विषय है, सुखदायी विषय नहीं है। एवोगैड्रो तो नंबर हर बच्चा जानता होगा और उसको बता भी सकता है, पर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और आप जानते तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे यहाँ पता नहीं पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि शायद जानते नहीं होंगे। ओके, देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है, एक लाइन लिख चुका है। कोई भी बॉडी अपने अपने एटम से मिलकर बनती है ना, चलिए इमेजिन करें, अगर हमें इसका मॉडल बनाना है, एवरी ब्लॉक या एवरी बॉडी इज फॉर्म्ड बाय देयर ओन एटम्स। इस चीज़ का अगर हमें मॉडल बनाना है जिसमें एटम दिखाई दें, तो एटम के लिए अब वो नहीं होता कंचे, अब पता नहीं अब आप जानते हो नहीं जानते होंगे। अरे तुम गांव के शहरों के हो, मुझे कैसे पता चलेगा ऑनलाइन में। अब अरे गांव में ऐसे खेलते थे कंचे, ग्लास स्फीयर होते थे, वो यूँ लेके ऐसे करते थे, ये खड़ी होती थी, एक बैठी खेलते थे यूँ यूँ करके, यूँ एक कंचे से दूसरे कंचे मारते थे कट, तो जीत जाते थे बहुत सारे कंचे। ऐसे ग्लास स्फीयर छोटे छोटे बहुत सारे लो, और यहाँ रखो, ये सटा सटा के रखो, स्क्वायर सा बनाओ, 10 10 10 10 10 10 10 बाई 10, यानी पूरे 100 कंचे। फिर इनके ऊपर फेविकॉल की हल्की सी बूंद टपका के सबके ऊपर और एक लगा दो उसके ऊपर, तो 100 कंचे एक लेयर और बन गई, फिर एक और, फिर एक और, एक और, ठीक है। 10 10 और 10 ऊपर लेयर बना दी, तो एक क्यूब बन जाएगा। ये हो गया कंचों से बना हुआ एक क्यूब, मॉडल ऑफ ए बॉडी विच इज फॉर्म्ड बाय देयर ऑन एटम्स। तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो कंचों से आपने बनाया, तो बहुत सारे कंचों के बीच में बहुत से एयर आ गई, यानी कि किसी बॉडी
जो अपने एटम से मिलकर बनी है, एटम एटम का वॉल्यूम पूरी बॉडी से डेफिनेटली कम आएगा कि बीच में एयर आ चुकी है। सारे कंचों का वॉल्यूम जोड़ लोगे तो पूरी बॉडी वॉल्यूम तो आएगा नहीं, एयर भी है ना उसमें। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इस बात को एक्सपेरिमेंटली बताती है कि किसी बॉडी में जितना वॉल्यूम है टोटल, उसका 2/3 पार्ट ये सॉलिड एटम्स घेर लेते हैं, बाकी 1/3 पार्ट एयर। यह हाइपोथेसिस है। तो दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है अगले पैराग्राफ से, सुन लें, यहीं पॉज करके दूसरी लाइन लिखी जाएगी आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, the volume occupied by atoms in a certain mass is equal to the 2/3 of whole volume of that mass। ठीक है, ये पॉज करके लिख लो, ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बस बात समझ में आ जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, द 2/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इज ऑक्यूपाइड बाय देयर एटम्स, रिमेन्स 1/3 इज एयर। ओके, ये हाइपोथेसिस। किसी भी सॉलिड एटम का वॉल्यूम का 2/3 पार्ट उसके एटम से ऑक्यूपाई रहता है, ये लिखना, ठीक। और तीसरे पैराग्राफ से आपकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी, ठीक है। कंसिडरिंग, तीसरा पैराग्राफ, कंसिडरिंग, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। ये डायग्राम मैं आपको समझाने बना रहा हूँ, डायग्राम नहीं बनाना, आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। कंसिडरिंग ए सॉलिड ऑफ मास m हैविंग मॉलिक्यूलर वेट m, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ दिस सब्सटेंस हैज टू बी डिटरमाइंड। याद आएगा फर्स्ट पैराग्राफ, 2-3 लाइन। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हो जाएंगे देखो। एवोगैड्रो नंबर के एटम कब होते हैं, जो 1 मोल, 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, जिसे n लिखते हैं। 1 मोल का मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इतने में, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1 है। अगर मास इतना होता तो इतने हैं, तो 1 ग्राम होता है इतने, पर आपके पास m ग्राम है, m ग्राम में कितने होंगे, इंटू इतने एटम इसमें, पहला दूसरा तीसरा डॉट, जिसकी हर एक की रेडियस 8 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज एटम्स, तो 4/3 πr3, ये था एक गोले का वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम, इतने एटम्स सारे, तो इंटू nm/m, इतना वॉल्यूम सॉलिड ने घेर दिया। क्या सॉलिड, अब लाओ दो हाइपोथेसिस। नाउ बाय एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये जो सॉलिड ने वॉल्यूम घेरा, nm/m × 4/3 πr3,
ये जो है पूरे वॉल्यूम का 2/3 पार्ट, ठीक है, पूरा वॉल्यूम का। भाई मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का 2/3। समझ में आया? तो क्या करना है आपको, आर निकाल दो बेटा, 2 मिनट से एम कैंसिल होना क्या शो कर रहा है, एम के ऊपर डिपेंड नहीं होना भी नहीं चाहिए। 10 ग्राम लो, 20 ग्राम लो, 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, एटम का साइज थोड़ी बदल जाएगा, इसलिए स्मॉल एम को तो करना ही था। इसलिए और 3 से 3 भी कैंसिल, इसलिए आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए वहाँ 2 बचा, अच्छा 2 भी काट दो, 2 2 जा 4, ठीक है। वहाँ तो अपॉन में बचा, बस रो, अपॉन में बचा रो, और ऊपर कुछ नहीं, यहाँ से आ जाएगा एम, और पहुँच गया, और अपॉन में 2 पाई एम, 2 पाई एम, 2 पाई एन से पहुँच गया, ओके। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा m अपॉन 2 रो पाई m। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मेथड ध्यान रखना। अगर आपको कॉपर के एटम का साइज या उसकी रेडियस निकालनी है, तो आपको कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट और कॉपर की डेंसिटी चाहिए बस, बाकी तो कांस्टेंट है। और इसकी टेबल आपकी बुक में रहती है, डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो पुट करना है, गुणा भाग करनी है। एटम कॉपर का, एल्यूमिनियम का, किसी भी एटम की रेडियस या उसका साइज, डबल करो तो साइज आएगा, डायमीटर, यू कैन ऑप्ट, ओके। इतना आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे कैसे वीडियो दोबारा देख लेना, कैसे कैसे एक लाइन ये, एक पैराग्राफ एक लाइन का, एक 2 लाइन का इसका, और बताइए कंसिडरिंग एन बॉडी ऑफ मास m हैविंग मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M, ठीक है, देन नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मैंने बोला 2-3 लाइन और लिखनी, और ये लिखना उतारना सारा यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से ये मेजरमेंट आपका समाप्त हुआ, और आगे बुक में और भी मिल जाएंगे, पर आपको इतना ही करना है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर कुछ अपडेट होता है सिलेबस में ऊपर नीचे, तो मैं फिर उस टाइम बता दूँ, मेरे पास खबर आती है इसकी। तो इस तरह से मेजरमेंट में बस ये मेथड्स हैं, ये आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स भी कुछ नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल चैप्टर है खाली। अगला चैप्टर, मेजर करते हुए गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, एरर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे डेफिनेटली हर 11th में तो आएंगे, प्लस मेडिकल और प्लस इंजीनियरिंग में इसके क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं एरर्स के। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर एरर्स स्टार्ट हो जाएगा, और आपका काम है इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक के नोट्स अपडेट कर लेते हैं। किसी भी नोट्स में बच्चों को दिक्कत आ रही हो, आप ग्रुप में डाल दें, ठीक है। चाहे मुझे पूरा आर्टिकल बच्चों की तरह लिख के, ताकि डिक्टो आप कॉपी कर सकें, उसे करना पड़ जाए, हालांकि ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, पर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा। इसे कोई भी बात मन में ना रखें या पेंडिंग मत छोड़ें, ठीक है। अपडेट कर लें इस वीडियो के साथ साथ इसको, और अगले चैप्टर एरर्स के लिए आप तैयार रहें, ठीक है बच्चों।